नेपाल की राजधानी काठमांडू में आजकल बहुत कुछ हो रहा है। वो लंबे समय तक दुनिया का अकेला हिंदू राष्ट्र रहा जहां राजशाही भी लागू थी। साल 2008 में इस व्यवस्था के खत्म होने के कई सालों बाद संविधान बन सका, जिसके तहत नेपाल अब धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन नेपाल की जनता लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म से क्या उकता चुकी है, और क्या राजा के शासन समेत हिंदू देश की मांग दोबारा उठ रही है? वहां पर ये सवाल अब उठ रहे हैं क्योंकि जो प्रो मोनार्की मूवमेंट है वो एक दोबारा से वहाँ पर ट्रैक्शन पा चुका है। पब्लिक फ्रस्ट्रेशन भी वहाँ पर दिख रही है, और प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आखिर आज नेपाल में ये प्रोटेस्ट उग्र क्यों हो रहा है? नेपाल में लोकतंत्र आने के बाद यहाँ की स्थिति में काफ़ी अस्थिरता जो दिखाई दे रही है वो क्यों आई? साल 2008 में लोकतंत्र आने के बाद से यहाँ कई सरकारें बदल चुकी हैं। 17 साल में नेपाल में अब तक करीब दर्जन प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लोकतंत्र में यहाँ जो भी सरकारें बनी उन पर हमेशा भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा। बार बार सत्ता परिवर्तन से इस देश का आर्थिक विकास भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। राष्ट्र के सामने महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, घोटालों जैसी समस्याएं काफ़ी बढ़ने लगी हैं। इस बीच हमने देखा कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ ने भी वहाँ पर नेपाल की कमर तोड़ने का काम किया। क्या नेपाल में उठे विरोध का असर वहीं तक सीमित रहेगा, या नई इमेज के साथ पड़ोसियों से उसके रिश्ते भी बदलेंगे? फिलहाल क्या मौजूदा नेपाल सरकार इस प्रोटेस्ट को, इस स्थिति को संभाल पाने में सक्षम है, या जैसा हम कह रहे हैं कि जो प्रो मोनार्की जो प्रोटेस्ट्स हैं वो धीरे धीरे एज लेते जाएंगे? आगे के प्रेडिक्शंस क्या हैं? बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल रिलेशन जेएनयू से संबंध। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपका हमारे शो पे। सर पहले तो नेपाल में ये चल क्यों रहा है, क्या रहा है, और किस दिशा में ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है? वहाँ की जो गवर्नमेंट है सर, क्या मौजूदा परिस्थितियों पर काबू पाने में सक्षम दिख रही है? पहली बात तो ये कि इस तरह का आक्रोश जो जनता का है, जिसके पीछे ये राजा को वापस लाने के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार हो चुका है। हाँ, इतने बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स, जैसे कहा जा रहा है करीब 10,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स इसमें शामिल थे, इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ। ये तो पहली बात कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार पहले हो चुका है। दूसरी बात ये कि जब एब्डिकेट किया था वहां के राजा ज्ञानेंद्र ने, उसी वक्त उनका एक साक्षात्कार जापानी अखबार में कुछ दिन या कुछ सप्ताह बाद छपा था, जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी कि वो उनको ये जो निर्णय हुआ उससे वो सहमत पूरी तरह से नहीं थे। और बाद में इसी तरह से कई बार, मुझे याद है खासकर 2012 में शायद उनका एक यहाँ हमारे भारतीय टेलीविजन चैनल पर एक इंटरव्यू फिर से आया था, तो ये बात फिर से उठी थी। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, उनको उम्मीद है कि वो वापस जो मोनार्की है उसको रिवाइव कर पाएंगे, रेफरेंडम से नहीं करेंगे, और वो ना पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि यदि आपको राजनीति में आना है तो आप 2027 के इलेक्शन में चुनाव लड़ सकते हैं। ये बात का जवाब वो पहले 2012 के इंटरव्यू का, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें दे चुके हैं कि वो राजनीति में ना तो राजनीति में वो उनका कुछ विश्वास है, ना उनको आता है, वो राजनीति पॉलिटिशियन नहीं है। तो इसलिए वो भी कह चुके हैं रेफरेंडम होगा, ये भी कह चुके हैं कि नहीं, उसके भी साथ वो नहीं है। 2020 में करीब मुझे लगता है कि 23 लाख के आसपास हस्ताक्षर हुए थे एक पत्र पर, जो वहां की संसद को दिया गया था कि मोनार्की वाइव होनी चाहिए। तो वो रेफरेंडम भी नहीं चाहते। वो कहते हैं कि जिस तरह से एक आम सहमति बनी थी सभी राजनीतिक दलों में, आपको याद होगा 2006 में 7 बड़े राजनीतिक दलों ने मिलकर ये पूरा आक्रोश और प्रोटेस्ट किया था, जिससे ये शुरुआत हुई थी मोनार्की का खत्म होने की। तो वो कहते हैं कि इसी तरह की आपसी सहमति संधि से ही वो शायद रिवाइव कर पाएंगे। पर ये क्या होगा, कब होगा, ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने कहा कि इस तरह की बातें पहली बार कई बार आ चुकी हैं। पिछले अक्टूबर में वो भूटान गए थे, तब ये बात फिर से उछली थी कि क्या वो इस तरह की कोशिश करने वाले हैं। तो लगातार ऐसे होता रहा है, पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। इसलिए लगातार ये कह सकते हैं कि जो सत्ता में अब राजनीति कर रहे हैं काठमांडू में, उनकी जो चुनौतियां हैं वो लगातार बढ़ी हैं इस विषय को लेकर। और कारण आपने खुद कह दिया इस प्रोग्राम के शुरुआत में कि वो करप्शन है, स्कैंडल है, इंस्टेबिलिटी है, आक्रोश है जनता का सरकार के प्रति। इसलिए ये एक उनको एक तरह से प्रिटेक्स्ट मिल जाता है कि क्या मोनार्की को वापस लाने से चीजें सुधर सकती हैं या नहीं।
इसलिए लगातार चिंता का विषय वहां की सरकार के लिए बना हुआ है। राइट सर, बिल्कुल आपने कहा कि लोकतंत्र से को लेकर और जो रीसेंट जो गवर्नमेंट्स रही हैं उनको लेकर एक ज़बरदस्त असंतोष रहा है। और हो भी क्यों ना, देखिए 17 साल में 13 सरकारें वहाँ पर बदल गई। जाहिर सी बात है, जनता में राजनीतिक अस्थिरता को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर गुस्सा होना स्वाभाविक ही है। इस बार पूर्व राजा का प्रभाव लौटता है। ज्ञानेंद्र शाह 19 फरवरी को रिसेंटली एक भाषण देते हैं, लगातार उसके बाद 9 मार्च को समर्थकों के स्वागत के बाद से आंदोलन को बल मिलता है। लेकिन अब इसको कट शॉर्ट अगर करें सर, तो अब आगे क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब लोकतंत्र खत्म करके राजशाही लाना अब संवैधानिक रूप से वहाँ बड़ा मुश्किल है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सीमित समर्थन भी है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है आरपीपी, लेकिन संसद में उनके पास बहुमत है नहीं। तो कुछ कह रहे हैं कि साहब हो सकता है कि संवैधानिक राजशाही की कुछ संभावना कुछ इस तरह की बने आगे। आपको क्या लग रहा है सर, क्या परिस्थिति होगी? आपने जैसे खुद कहा कि राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी जो है, उनके पास बहुत ही 2 या 4 सीटें हैं पार्लियामेंट में, इसलिए उनका प्रभाव वहां नहीं है। और दूसरी बात ये कि यदि इस तरह का बदलाव आता है, तो क्योंकि ये पहले जब बदलाव जब हटाई गई थी, जब मोनार्की, तो एक नया संविधान सामने लाया गया था। उसमें उसको एक गणतंत्र राज्य की तरह से घोषित किया गया, लोकतंत्र की शुरुआत की गई एक नए तरीके से। तो संविधान को चलिए बदलते नहीं, तो उसमें बहुत बड़ा एक तो अमेंडमेंट करने की जरूर कोशिश करनी पड़ेगी आपको। और इस वक्त मुझे लगता है ना तो इस तरह का रुझान है, आज की जो संसद है उसका, वहां के जो राजनेता हैं उनका कोई इस तरह का रुझान नहीं है। और यहां तक कि उनके जो प्रोटेस्टर्स, जो समर्थक हैं, वो भी ज्यादातर यही बात कह रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात कर रहे हैं, कि जिसमें एक नाम के लिए मोनार्की को रिवाइव किया जाएगा, एक सिंबॉलिक तरह से, ताकि वो राष्ट्र को एकजुट कर सके और जो समस्याएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साख है नेपाल की, उसको वापस ला सके। पर ये सब चीजें मुझे लगता है कि करने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अभी तक जो लोग सत्ता में हैं उनका रुझान बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मोनार्की वापस आनी चाहिए, या किसी तरह से भी कोई भी इस तरह का अकोमोडेशन का जेस्चर उनकी तरफ से नजर नहीं आता है। तो हाँ, प्रोटेस्ट का मतलब है कि ये जो उथल पुथल है, जो अस्थिरता है, ये लगातार चिंता का विषय बनेगी, और जो संकट है इस वक्त उनको और ज्यादा जटिल कर देगी। क्योंकि यदि इस तरह की प्रोटेस्ट होती रहती हैं, इंस्टेबिलिटी बनी रहती है स्थिरता के कारण, तो जो आप कुछ चीजों को आगे बढ़कर ले जाना भी चाहेंगे वो नहीं ले जा पाएंगे। आपका लगातार सरकार का ध्यान और कोशिश प्रोटेस्ट को डील करने में लगी रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये चिंता का विषय बना रहेगा। उसका अभी कोई सीधा क्या समाधान निकलेगा वो सामने नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। एब्सोल्युटली। और केपी शर्मा ओली के सामने भी इस वक्त राजशाही आंदोलन का दबाव होगा, लेकिन देखते हैं कि आगे किस तरह से वहाँ पर ये आंदोलन अख्तियार करता है रूप। भारत की नज़र भी इस पर लगातार बनी हुई है, क्योंकि हम तो लगातार चाहते हैं कि वहाँ पर स्थिरता आए, चीन का प्रभाव थोड़ा कम हो, भारत को एक स्पेस मिले। बट देखते हैं आगे वहाँ पर किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं। थैंक यू सर, बहुत महत्वपूर्ण वक्त आपने निकाला, विश्लेषण दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।